हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके अवयव चैप्टर्स को खत्म किया था और बेहतरीन तरीके से हमने नोट्स, एग्जाम्पल और एक क्वेश्चंस को डिस्कशन किया था। आज हम उसी का मिलता जुलता एक चैप्टर है, उसका नाम है चैप्टर नंबर 4 यानी कि सारणिक यानी डिटर्मिनेंट उसको बोला जाता है। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है लेकिन लंबा चैप्टर है। 4.5 प्रश्नावली तक आपको दे रखी है एनसीईआरटी में, प्लस विविध के सवाल आपके और है, ज़्यादा कोई नहीं है। अगर आपने हर प्रश्नावली के अंदर एक एक दो सवाल को समझ लिया तो बाकी सवाल हो जाएंगे। मतलब सेम पैटर्न के सवाल है कि आपको अगर ये सवाल आता है तो फिर ये एक जैसी है, जैसे सेम टू सेम सवाल है, आपको वो कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कुछ बेसिक बातें हैं, हम 4.1 का आज डिस्कशन करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उदाहरण करेंगे, फिर सवाल करेंगे। तो हम एक एक करके हर चीज़ करेंगे। हर बार पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका परिचय क्या है, पार्ट एक्चुअल में क्या रहा, जो भी प्रश्नावली 4.1 4.2 आएगी। ठीक है तो लंबा चैप्टर्स, लेकिन हम कोशिश करेंगे फटाफट एक एक दिन 2-3 दिन वीडियो अपलोड करके मैं आपको खत्म करवा दूं। ठीक है, फिर हमें जो नए चैप्टर्स पढ़ने वो आगे अब भरमार आने वाली है। अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, ये 5 चैप्टर्स लेंथी चैप्टर्स हैं और टाइम लगेगा इसके अंदर। ठीक है, तो आराम से देखें क्या चीज़ें, मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको 3, 5, 1 और 2 दे रखा है। ये कितनी बाई कितनी कोटि का अवयव है? आप कहेंगे सर ये 2 बाई 2 कोटि का अवयव, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां और 2 क्या है, अवयव है। अगर मुझे सारणिक में बदलना है ना, तो मुझे सारणिक में बदलने के लिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। देखो, सारणिक बदलने के लिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसे मापांक की तरह चिन्ह आएगा और ये आएगा 3, 5, 1 और 2। अब मैं ऐसे बदल सकता हूं, अगर मुझे इस ए का सारणिक निकालना है तो इसको मैं मापांक ऑफ ए कहूंगा, या इसको शॉर्टकट में कहूंगा डेट ऑफ ए। अब आपको सिर्फ डेट कहां से आया, तो आप सारणिक यानी इंग्लिश मीडियम इसको डिटर्मिनेंट बोला जाता है, उसके शुरुआत के 3 वर्ड उठाए गए DET करके। ठीक है, इसका मान मुझे निकालना। मान निकालने का शॉर्टकट है, क्या है तरीका, क्या होता है, ये हमेशा ऐसे तिरछा गुणा होगा। ऐसे देखो, ये हमेशा 2 बाई 2 कोटि में हमेशा से तिरछा गुणा। अब 3 बाई 3 कोटि का अलग है, हमारे पास 3 प्रकार के अवयव आएंगे। 1 बाई 1 का, उसका अवयव का निकाल लेंगे हम, मान निकालना समझेंगे अलग अलग कोटियों के अलग अलग करके। ठीक है, ये 2 बाई 2 कोटि कैसे, देखो इस 3 को इस 2 से गुणा करना था, आप कहेंगे सर 6 आएगा, और 5 को 1 से गुणा करना 5। अब बीच में एक चिन्ह लगाना, और बीच में हमेशा चिन्ह किसका लगाना, माइनस का। आपको याद हो तो हमने अवयवों को गुणा करना सीखा था। अवयवों को जब गुणा किया जाता है तो अवयवों के गुणा में हर बार प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन सारणिक में जब गुणा किया जाता है उसमें क्या लगाया जाता है, माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। और यहां से आपके पास एक उत्तर आएगा 1, क्योंकि इसका मान नहीं होता, अवयव का मान होता ही नहीं, अवयव का मान नहीं होता है। ओनली फॉर किसका मान होता है, सारणी का होता है। और सारणी का मान निकालने के लिए एक शर्त है, वो सारे के सारे कौन से अवयव होने चाहिए, सर वर्ग अवयव होने चाहिए। मैं सिस्टमेटिक तरीके से सारे नोट्स लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि कहीं 2 बाई 3 दे दिया उसका सारणी का उत्तर नहीं निकलेगा। सारणिक में तो आपको चाहिए, स्पेशल शर्त ये है, स्पेशल पॉइंट ये है कि सारणिक के लिए आपको सुविधा ये करनी पड़ेगी, वो वर्ग अवयव होना ही चाहिए, चाहे 2 बाई 2 कोटि का हो, चाहे 1 बाई 1 हो, चाहे 3 बाई 3 हो। हम ज़्यादातर जो सवाल पढ़ेंगे वो है 2 बाई 2 और 3 बाई 3। 4 बाई 4 का आपके सिलेबस में नहीं, 2 बाई 2 और 3 बाई 3। मेरे को नहीं लगता 2 बाई 2 में कोई दिक्कत होगी। जैसे अब 1 बाई 1 का कोई पूछ ले, जैसे a बराबर आपको दे दिया, सारणिक में से 3 दे दिया, अब इसका सारणिक निकालना मापांक ऑफ a, तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। अब किससे गुणा करवाओगे, तो 1 बाई 1 मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत रही होगी, ये 1 गुणा 1 है। 1 गुणा 1 में सीधे ही मान, जो भी आपके सारणी, जैसे अगर a बराबर ऐसा दे दिया कि माइनस का 6 दे रखा है, तो सारणिक ऑफ a क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। 2 बाई 2 में क्या करना है, 2 बाई 2 में हमेशा तिरछा गुणा करना है, बीच में चिन्ह किसका लगाना, माइनस का। मेन है 3 गुणा 3 का। 3 गुणा 3 का मेन इसीलिए है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप ऐसे सोच लेंगे, a बराबर आपको ऐसा दे दिया जाए 3 0 1 -2 4 6 1 3 और 8, ये है 3 गुणा 3 का अवयव दे रखा आपको ऐसे। अब इसमें निकालना, इसमें तिरछा गुणा तो होगा नहीं, अभी ये 2 बाई 2 का होता, मैं तिरछा गुणा कर देता, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रसार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा साहब, प्रसार करना पड़ेगा। ध्यान रखना, मैं सारी चीजें लिखवा दूंगा, प्रसार बोल दो या इसको आप बोल दो प्रसर। अब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी। अब प्रसार आप कहीं से भी कर सकते हो, जैसे आपको पता है कि ये आपकी पंक्ति 1 है, जिसको हम R1 बोलते हैं, पहले मैंने बताया अवयव के अंदर, ये पंक्ति 2 है और ये पंक्ति 3 है।
ये आपका स्तंभ है, स्तंभ 1, स्तंभ 2 और स्तंभ क्या है 3 है। बात सुने मेरी, 2/2 में कोई दिक्कत नहीं, सीधा तिरछा गुणा करना, बीच में चिन्ह किसका लगाना, माइनस का लगाना। 1/1 में कोई समस्या है नहीं, मैं लिखवा दूंगा आपको। 3/3 में क्या करना, 3/3 में आप चाहो तो R1 से प्रसार कर सकते हो, आप चाहो तो R2 से प्रसार कर सकते हो, आप चाहो तो R3 से प्रसार कर सकते हो, मतलब आप पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर सकते हो, या आप चाहो तो C1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, या C2 के सापेक्ष प्रसार कर दो, या C3 के सापेक्ष प्रसार कर दो। प्रसार करते वक्त कभी भी उत्तर में कोई चेंज नहीं आएगा, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। कभी भी उत्तर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, आप चाहे किसी से ही प्रसार करें, ठीक है। अब मैं बेसिकली किससे प्रसार करता हूं, एक बार लिखता हूं R1 से प्रसार करने में, एक बार शुरुआत बेसिक से कर रहा हूं, ठीक है। R1 से प्रसार करने पर, R1 से प्रसार कर रहा हूं तो R1 से प्रसार करने पर फाइनल उत्तर क्या आएगा, ध्यान दें। अगर मुझे इसका मापांक ऑफ A निकालना तो आएगा क्या, तो R1 से करूँ, ये A11 का मान नहीं है क्या, बिल्कुल है, तो ये आएगा A11। फिर देखो इस -1 की घात मुझे I + j लगाना, में से क्या लगाना, I + j। तो I का मान कितना, 1, और j का मान भी कितना है, 1, और लास्ट के अंदर आपके यहाँ सारणिक का मान बचेगा, समझते जाना, ठीक है। प्लस फिर मान आएगा A12 का, क्योंकि देखो A11 है, फिर ये A12 है, और इसमें -1 की घात आएगी I + j। मैं वापिस कह रहा हूँ, -1 की घात आएगी I + j, और मैंने आपको तीसरे चैप्टर अवयव में ये बता रखा है, I का मान ये है, j का मान ये है, तो ये बनेगा 1 + 2, फिर सारणिक आएगी, फिर आएगा A13, तो आएगा -1 की घात 1 + 3, और फिर आएगा सारणिक का मान। अब सारणिक के इसके अंदर मान कौन से आएंगे वो ध्यान देना। आपको बेटा हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसे कुछ चीजें सोचनी, मैं आपको बताता हूँ, समझते जाना। मैंने A11 का निकाला ना, तो A11 कौन सी पंक्ति में आ रहा है, आप कहेंगे सर पहली पंक्ति में आ रहा है, पहले स्तंभ में आ रहा है, तो उनको भूल जाए, ऐसे देखो, उनको ऐसे भूल जाए, समझ देना मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, इनको ऐसे भूल जाए। बाकी क्या दिखाई दे रहा है आपको दिखाई दे रहा है 4, 6, 3 और 8। अब इसका मान मेरे पास आराम से सॉल्यूशन आ सकता है, क्यों, मैं इसको इससे गुणा कर सकता हूं और इसको इससे गुणा कर सकता हूं, समझना मेरी बात। मैंने A11 लिखा, बाकी A11 का मान मेरे पास 3 है, मैं ये 3 लिखूंगा। A12 का मान मेरे पास 0 है, और A13 का मान मेरे पास 1 है, मैं वो लिखने वाला हूं। एक्चुअली मैंने तो ये अभी समझने के हिसाब से किया, ये A11 का मान है, ये A12 का मान है, ये A13 का मान, ये बात तो मैंने सारे तीसरे चैप्टर में बता रखी, ठीक है सर। A12 में कौन आएगा, A12 कौन सी पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति में आ रहा है, तो पहली पंक्ति को ढक दो, और स्तंभ कौन सा है, दूसरा है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप जब ऐसा रखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है -2, 6, 1, 8, तो यहाँ आएगा -2, 6, 1 और क्या आएगा 8 आएगा। फिर A13 में जाना, A13 कौन सी पंक्ति में, पहली में, स्तंभ कौन सा, तीसरा, तो यहाँ ऐसे रखा जाएगा, और यहाँ ऐसे रखा जाएगा, तो -2, 4, 1, 3, -2, 4, 1 और 3। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब जब आपने इसको 2/2 में बदल दिया तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए, ऐसे करके ये गुणा में आ जाएगा। अब ध्यान दें, अब देखो A11 का मान है मेरे पास 3 गुणा -1 की घात, कुछ बातें हैं आपको पता हो तो, अगर -1 की घात सम है तो उत्तर 1 आता है, हमेशा ध्यान रखना, और अगर -1 की घात विषम है तो उत्तर आता है माइनस का 1। ये बातें तो बेसिक्स है जो आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो -1 की घात 2 सम है तो ये 1 आ जाएगा, और इसका मान आपको निकालना, तो इसको इससे गुणा, 8 को 4 से गुणा करोगे 32, फिर चिन्ह माइनस का, 6 को 3 से गुणा करोगे 18। अब देखो ये आएगा प्लस A12 का मान कितना है 0, गुणा -1 की घात विषम आ जाएगी, देखो -1 की घात विषम का मतलब -1, और गुणा करो, देखो 8 को -2 से गुणा करोगे -16, फिर चिन्ह माइनस का सूत्रवाड़, 6 को 1 से गुणा करोगे 6, प्लस A13 का मान है 1, तो 1 गुणा -1 की घात 4, -1 की घात 4 सम है तो प्लस का 1 आएगा, और इसका मान निकालोगे, 3 को -2 से गुणा करोगे -6, -4 को 1 से करोगे ये आ जाएगा 4। जब आप सॉल्यूशंस करेंगे तो ये बनेगा 3 गुणा, ये 14 बचेगा, प्लस ये बचेगा, ये तो पूरा ही 0 ही हो गया, मैं लिख देता हूँ, देखो 0 गुणा -1 गुणा ये माइनस का 22 आएगा, और प्लस में ये 1 गुणा आएगा -10। 14 को 3 से गुणा करोगे 42,
प्लस ये तो 0 ही हो गया, पर 0 से गुणा होते, और माइनस का 10 हो जाएगा, उत्तर क्या बचेगा 32। यानी इस सारणिक का जो मान आया है वो आया साहब 32। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए। कुछ बातें हैं आपको ये -1 + 1 लगाने की जरूरत नहीं, मैं लास्ट के अंदर चिन्ह बता दूंगा। आप R1 से करेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा, तो थोड़ा ध्यान दो, चिन्ह क्या है, देखो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, आया नहीं, देखो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। इसका मतलब R1 से प्रसार करते वक्त आपको चिन्ह ध्यान रखना है, प्लस माइनस और प्लस। लेकिन आपको सर अगर मैंने R2 से कर दिया तो क्या चिन्ह ये ध्यान रखने पड़े, ध्यान हो जाएंगे आपको अपना, मैं अभी एक नोट में लिखवा दूंगा आपको कौन से चिन्ह कैसे करना है। बाकी आप किसी से प्रसार करें कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से प्रसार कर दें, आप C1 से कर दें, लेकिन आपको ज्यादातर प्रसार किससे करना है मैं आपको नियम बताता हूँ। आप चाहेंगे कैलकुलेशन कम हो, जैसे ये देखो 0 आ गया यहाँ पर, ये 0 आती पूरी कैलकुलेशन 0 होगी ना, क्यों। अब अगर सपोज देना आप ये सोचो कि मैं यहाँ इस 1 की जगह 0 रख दूं, कितना रख दूं 0, तो फिर तो मैं डेफिनेटली 100% किससे प्रसार करने वाला हूं, R1 से ही करने वाला हूं। क्यों, क्योंकि ये 2 वैल्यू पूरी खत्म कर देगी, उत्तर केवल 3 से ही निकलेगा, ये इतनी वैल्यू बचेगी शुरुआत में। क्यों, ये पूरा ही 0 बन जाएगा और ये पूरा ही क्या बन जाएगा आपके 0 बन जाएगा। अरे बात समझ में आई या नहीं है। क्यों, अगर बाहर यहाँ A12 का मान 0 है तो अंदर तो चाहे कुछ भी हो 0 से गुणा करवाने पर 0 बन जाएगा, और A13 का मान अगर 0 है तो यहाँ 0 होने पर अंदर या कुछ भी हो, चाहे प्लस और चाहे माइनस हो, वो 0 बन जाएगा। तो उत्तर तो केवल इतने से ही निकल जाएगा ना, इतना सा ही उत्तर निकल जाए, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, 0 होते ही मैं उसको खत्म ही कर दूंगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी मेरे को। तो हम ज्यादातर प्रसार उस स्तंभ या उस पंक्ति के सापेक्ष करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा 0 आ रखे। आप कहीं सर अगर 0 नहीं आ रखा तो फिर आप R1 से ही करें, हर बार बढ़िया काम है, शुरुआत से ही करें ताकि चिन्ह सिंपल हो, प्लस माइनस और प्लस, बाकी सारे चिन्ह आपको बता देंगे। आप R2 से करेंगे तो आपको कौन से चिन्ह लेने हैं, R3 से करेंगे तो आपको प्लस माइनस कब लेना, पहले प्लस आएगा या माइनस आएगा। आप C1 से करेंगे तो कौन से चिन्ह लेने, आपको C2 से करेंगे या आप C3 से करेंगे, जिससे भी आप प्रसार करना चाहेंगे उसके चिन्ह आपको दिमाग में आ जाएंगे, मैं बता दूंगा आपको कैसे आएंगे, ठीक है। लेकिन ये कुछ बातें हैं जो -1 की घात ये होती है, -1 की घात ये लगानी होती है हमेशा, ठीक है, -1 की घात ये लगानी, और सम और विषम वाला कंसेप्ट पता है। बाकी 3/3 को हम 2/2 में चेंज करेंगे, और 2/2 में चेंज होने के बाद सीधा सिंपल सा है क्रॉस गुणा करना। देखो 8 को 4 से गुणा किया 32, 6 को 3 से गुणा किया 18, और हमेशा सारणिक का मान निकालते हो बीच में चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो सारणिक का मान निकाला जा सकता है, अवयव का मान नहीं निकाला जा सकता है। केवल वर्ग अवयव का सारणिक पॉसिबल है, केवल वर्ग अवयव का, और विभिन्न कोटियों के अवयव निकालने का, सारणिक का मान निकालने का तरीका है। 1/1 का तो सीधे ही आ जाता है, ये रहा देखो। 2/2 में तिरछा गुणा करना, 3/3 के लिए आपको प्रसार करना पड़ेगा। पंक्ति के सापेक्ष करोगे या स्तंभ के सापेक्ष करोगे वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप किसी के सापेक्ष करें कभी कोई दिक्कत नहीं आती, आंसर में रत्ती भर का फर्क नहीं आएगा। मैंने R1 से किया, अगर यहाँ आप C1 से भी प्रसार करते हैं ना, तो इस बात को ध्यान रखना जिससे आप प्रसार कर रहे हो। जैसे अगर सपोज डेट आप C1 से कर रहे हो, C1 से कर रहे हो, देखो पहले पंक्ति, पहले स्तंभ ढका जाएगा, और ये C1 कौन सी पंक्ति ऐसे ढक जाएगा, दूसरी में आओगे दूसरी ऐसे, तीसरी में हो तीसरी, ये ध्यान रखना, ऐसे ढका जाएगा कि उत्तर लाना है। जैसे C3 से करना तो पंक्ति तो है C3, और लेकिन ये स्तंभ तो कौन सा है, तीसरा, और पंक्ति कौन सी है, तो बाकी जो बच गया वो यहाँ लिखा जाए, और 2/2 में कन्वर्ट होने के बाद इसका उत्तर निकालना बहुत ईजी। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं रही होगी, बेसिक बातें बताइए। अब इनको मैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लिखवाता हूँ, ज़्यादा बातें हैं नहीं, क्योंकि ये अगर आपको चीज़ें समझनी है तो फिर तो आपको 4.1 के उदाहरण और 4.1 के सवाल, अगर वो वीडियो आपने देख लिया तो ये जितनी बातें बोली इतनी सिंपल हो जाए जिसकी कोई हद नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। तो एक बार आप ये देखें, इसको एकदम बढ़िया तरीके से सारणी की परिभाषा लिखवाता हूँ। सारणी को किससे दर्शाया जाता है, किन किन का सारणी निकलता है, किन किन का नहीं निकलता है, 3 कोटियों के सारणी के मान कैसे निकलते हैं, उनके एक एग्जाम्पल करते हैं, सारा सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। एक बार आप इनको देखो, बेसिक मैंने जानकारी आपको दे दी। अब चाहे मैं कुछ चीज़ें लिखूंगा ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप समझते जाओगे हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। देखो आप एक बार इसको, अभी देखो हमने सारणी के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी, अब सारणी की परिभाषा लिखते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से एक एक चीज को, कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ध्यान दें सर, पहले हम लिखेंगे सारणी की परिभाषा। तो हमारी जो हेडिंग रहने वाली है वो है सारणिक, यानी कि जिसको आप डिटरमिनेंट बोलेंगे। अब सारणी की परिभाषा देखो इतनी काम की नहीं है जितना आपको कंसेप्ट समझाया गया है। तो आप परिभाषा देखें, आप लिखेंगे प्रत्येक वर्ग अवयव, क्या लिखेंगे, प्रत्येक
ध्यान दे थोड़ा सा, देखो परिभाषा के ऊपर ज्यादा गौर करना मत, आपको केवल और केवल एक चीज समझनी है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। प्रत्येक अवयव एक निश्चित संख्या या व्यंजक से संबंधित होता है। कोई भी वर्ग अवयव होता है एक निश्चित संख्या या कोई व्यंजक आएगा उससे संबंधित होता है, और अगर इस निश्चित संख्या और जिसे वर्ग अवयव का सारणिक कहते हैं, जिसे वर्ग अवयव का सारणिक कहते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, परिभाषा से कोई लेना देना आपको नहीं होना चाहिए, आपको केवल और केवल कंसेप्ट समझना। ध्यान दे इधर कंसेप्ट क्या। आप एक चीज सुनना थोड़ा सा ध्यान से। एग्जाम्पल के अंदर आप लिखेंगे माना, आपने कोई ए अवयव मान लिया ऐसे, और इस ए अवयव के अंदर लिखा है ए बी सी और क्या लिखा है डी लिखा है। इस बात को थोड़ा ध्यान देना है। अगर मुझे इसका सारणिक चाहिए तो आप लिखेंगे अवयव ए का सारणिक, अवयव ए का सारणिक, यानी कि इसको ऐसा लिखा जाएगा मापांक ऑफ ए लिख दें, चाहे आप इसको डेट ऑफ ए लिख दें, उसको लिखने का तरीका हो जाएगा ए बी सी और क्या लिखा जाएगा ऐसे डी। ये मापांक है, ध्यान रखना इसको। अब इसका मान कैसे निकलेगा, अभी तिरछा गुणा करना, चिन्ह प्लस का आएगा माइनस का आएगा, वो डिसाइड हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रत्येक वर्ग अवयव, मैंने वर्ग अवयव लिख दिया मतलब सारणिक वर्ग अवयव के निकलेगा। एक निश्चित संख्या और व्यंजक से संबंधित होता है। ये निश्चित संख्या है, मान लो ये एक व्यंजक है, इससे संबंधित होता है, जिसे वर्ग अवयव का क्या बोला जाता है, सारणिक बोला जाता है। किसी भी सारणिक को लिखने का तरीका होता है ये, ठीक है। तो मैं कुछ नोट के अंदर बातें लिख रहा हूं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। नोट के अंदर क्या बातें ध्यान रखनी, पहला पॉइंट, किसी वर्ग अवयव ए के सारणिक को मापांक ऑफ ए या डेट ऑफ ए से निरूपित करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, किससे निरूपित किया जाता है, ये बात मैं आपको ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं। और जैसे जैसे हम सवालों में यूज करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किससे निरूपित करना और किससे निरूपित नहीं करना। दूसरी बात, केवल वर्ग अवयव का ही सारणिक होता है। केवल वर्ग अवयव का क्या होता है, सारणिक होता है। मतलब वर्ग अवयव के अलावा किसी का भी सारणिक नहीं निकाला जा सकता, इस बात को ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट, किसी अवयव का मान नहीं निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है लेकिन सारणिक का मान निकाला जा सकता है। ध्यान दे बेटा, इधर है ना, थोड़ा सा ध्यान देना। सारणी की परिभाषा के ऊपर मत जाए। सारणी कोई भी वर्ग अवयव होना चाहिए, उसके अंदर व्यंजक हो सकती है, संख्याएं हो सकती है, ठीक है। कोई एक अवयव है ऐसा, इसका सारणिक लिखना है तो इसको मापांक ऑफ ए, यानी सारणी का चिन्ह है ये
खड़ी लाइन है, या इसको डेट ऑफ ए लिखा जा सकता है, यहाँ से डिटर्मिनेंट से उठाया गया। इसको लिखने का तरीका ही। अब ये कैसे निकलेगा ये मैंने आपको बता रखा। मैं अभी अगली स्लाइड के अंदर ही 1/1 को टी, 2/2 और 3/3 का पूरा कंसेप्ट समझाने वाला, अलग अलग करेंगे हम इनको, ठीक है। किसी वर्ग अवयव ए के सारणिक को मापांक ऑफ ए या डेट ऑफ ए से निरूपित किया जाता है। केवल वर्ग अवयव का ही सारणिक होता है, वर्ग अवयव के अलावा किसी का सारणिक नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। किसी अवयव का मान नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन सारणिक का मान निकाला जा सकता है। आपने अभी तक इस अवयव का मान नहीं निकाला किसी का, लेकिन अब ये अगर अवयव को मैंने इसमें सारणी में बदल दिया तो इसके बाद मेरे पास उदाहरण है कि मैं इसको गुणा करके कर सकता हूँ, या संख्या सोच के देखें, यहाँ होता 1 और 2 और 10 और 12 होता, तो मैं अवयव का मान नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं सारणी का मान निकाल सकता हूँ, गारंटी मेरी, ठीक है। उम्मीद है सारणी की परिभाषा आपको इजी वे में क्लियर होगी। कोई ज़्यादा मातापची वाला काम नहीं, आराम से देखें, आराम से सॉल्यूशंस करें। कुछ बातें हैं बेसिक से जो आपको ध्यान रखनी। मेन जो टॉपिक है, अब कोटियों के सारणिक आपको निकालने, 1/1 का कैसे निकलेगा, 2/2 का कैसे निकलेगा, 3/3 का। पहले अगली स्लाइड में करते हैं 1 और 2 का साथ में, फिर हम करेंगे 3 का साथ में। 3 का निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। फिर प्लस माइनस का चिन्ह कैसे करना, वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। देखो आप एक बार इसको, नॉर्मल सी परिभाषा है जो आपको ध्यान रखनी है, बुक में जो लिखी हुई मैंने आपके सामने लिख दी। देखो आप एक बार इसको। अब देखो करते हैं कुछ कोटियों के सारणिक के मान। मैंने हेडिंग लगाई है कि विभिन्न कोटियों के सारणिक का मान। तो हमें 3 कोटियों के बारे में पढ़ना है। 1/1 कोटि का सारणी का मान कैसे निकलेगा, 2/2 कोटि का कैसे निकलेगा, और 3/3 का। एक एक डिस्कशन कर दें। इसमें सबसे जो मुश्किल है, जो सबसे थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, वो है 3/3, और ज़्यादातर जो सवाल आ रखे हैं वो है 3/3 के। तो आपको 3/3 को बहुत ज़्यादा तरीके से समझना पड़ेगा। लेकिन अब 3/3 को भी हम 2/2 में कन्वर्ट करेंगे, तो उससे पहले 2/2 का कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ध्यान दें। तो पहला हम करेंगे, पहली हमारे 1 नंबर जो हेडिंग रहने वाली, हम लिखेंगे 1 × 1 कोटि के अवयव का सारणिक। कोटि के अवयव का सारणिक। सबसे पहले हमारी हेडिंग रहने वाली ये, हम 1/1 कोटि का सारणिक का मान कैसे निकालेंगे। बड़ा सिंपल सा, देखो कैसे। हम लिखेंगे माना a बराबर है, आपके पास कोई अवयव है a और उसकी कोटि है ij। ये मैं काम करता हूँ, उसको थोड़ा सा और ढंग तरीके से आपको लिखवा देता हूँ। कैसे, देखो समझना। माना a बराबर है आपके पास aij लिखा हुआ है, और इसकी कोटि जो है वो है 1 × 1। क्या लिखा हुआ, 1 × 1। अगर मुझे इस अवयव a का मान निकालना, मैं से लिखूंगा मापांक ऑफ a बराबर डेट ऑफ a। तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा केवल aij का ऐसे मापांक, ठीक है। और aij का जब मापांक निकालोगे तो वो आपके पास आएगा मापांक ऑफ a बराबर केवल और केवल क्या आएगा, aij। इस बात को आपको ध्यान रखना। मैं कुछ उदाहरण देता हूं, आप टेंशन ना लें, मस्त रहें। एक उदाहरण दिया, सपोज दैट आपके उदाहरण में लिखा है a बराबर कोई सारणिक है, उसके अंदर लिखा है -3। a बराबर क्या लिखा है, सारणिक के अंदर -3। अब इसका सारणिक निकालना है, तो इसका सारणिक निकालना तो आप लिखेंगे मापांक ऑफ a डेट ऑफ a बराबर, पहले सारणिक का चिन्ह आएगा ऐसे देखो, और अंदर आएगा अवयव -3। तो -3 का सारणिक क्या हो जाएगा, -3। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होनी, मतलब जैसा है वैसा का वैसा आप लिख दें, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। aij का सारणिक aij ही हो जाएगा, जो अंदर होगा वो सारणिक हो जाएगा। जैसे -3 का क्या हो गया, -3। एक आध उदाहरण और समझ लें, एक आध उदाहरण और समझेंगे। तो यहाँ आप लिख दें b बराबर आप लिख दें 6 लिख दिया आपने से, कितना लिख दिया, 6 आपने लिख दिया। तो इसका आप लिखेंगे मापांक ऑफ b, अब b है तो b, या आप लिखेंगे डेट ऑफ b, और सीधे आप उत्तर लिख दे 6। क्यों, क्योंकि 6 का सीधे 6 लिखना, कोई दिक्कत आपको नहीं। मुझे नहीं लगता 1/1 कोटि के अवयव का सारणी का मान निकालने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। बोलो मेरे लाल और लालियों, कोई समस्या है क्या, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार कोटियों के सारणी के मान है। तो अगली स्लाइड में पढ़ते हैं 2 × 2 कोटि का, वो ज़्यादा नहीं, सबसे मुश्किल काम, सबसे शानदार काम वो है 3/3 का, और मज़ा आएगा आपको करने में। थोड़ा लेंदी सवाल होता है तो आनंद आता है मैथ वाले बच्चों को, है ना। बाकी बच्चों को तो ऐसा लगता है कि तुम बड़ा आगे, बाकी मैथ वाले बच्चों को फील आना चाहिए, हाँ बाकी मज़ा आ रहा है सवाल। एक बार देख लो, सीधा सिंपल सा है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। ये इसका बेसिक है, मैंने 2 एग्जाम्पल आपको लेके बता दिया। देखो आप एक बार इसको।
अब देखो करते हैं 2x2 कोटि के सारणी का मान कैसे निकालते हैं। 1x1 का हमने कर लिया, अब करते हैं 2x2 का। तो हमारी जो सेकंड हेडिंग रहेगी विभिन्न कोटियों के सारणी के मान में, वो हम लिखेंगे 2 गुणा 2 कोटि के अवयव का सारणिक। अब 2x2 कोटि के अवयव का सारणी का मान निकालना वो भी बहुत ईजी है, तो ध्यान दें, थोड़ा सा एग्जाम्पल करेंगे बाद में, पहले कुछ बातें समझ लें। आप लिखेंगे मन। अब 2x2 कोटि का अवयव आपको निकालना है, तो 2x2 कोटि का अवयव पहले बनाओ, जिसमें 2 पंक्तियां हैं, 2 क्या है कॉलम। तो पहले को मैं ले लेता हूं A11, दूसरा हो जाएगा A12, तीसरा A21 और चौथा हो जाएगा A22। क्या मेरे क्या 2x2 कोटि का अवयव का एकदम मान सही है क्या? बिल्कुल। आप लिखेंगे अतः अवयव A के सारणिक का मान बराबर, इसको हम मापांक ऑफ A से लिखेंगे या इसको हम डेट ऑफ A से लिखेंगे बराबर। इसको पहले सारणिक में लिखो। सारणिक में लिखोगे तो A11, A12, A21 और ये हो जाएगा A22। थोड़ा ध्यान दे सर, कैसे निकलेगा बात समझना। निकालना क्या है कि ये हमेशा इससे गुणा करना है, मतलब तिरछा गुणा करना है, और ये हमेशा इससे गुणा होगा। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझा तो फिर 3x3 में दिक्कत होने वाली, तो 2x2 जरूरी, 1x1 का आएगा, फिर सवाल भी नहीं आएगा। 2x2 का ध्यान रखना। तो कैसे निकलेगा आपके सामने, गुणा कैसे होगा इस बात को ध्यान रखें। गुणा क्या होगा, ये इससे गुणा होगा, मतलब A11 गुणा होगा A22 से, और A21 गुणा हो जाएगा A21 गुणा हो जाएगा A12 से, और हमेशा चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। मतलब ये आपके पास मापांक ऑफ A का मान आ गया सर। पता लगा या नहीं लगा? बिल्कुल साहब, दिक्कत कोई नहीं है। कोई भी 2x2 कोटि के सारणी का अवयव का सारणिक निकालना है, तो उसको सारणी कैसे लिखेंगे, तिरछा गुणा होगा। ये हमेशा इससे गुणा, ये हमेशा इससे गुणा, और बीच में चिन्ह हमेशा किसका, माइनस का। वहां हमने अवयव में गुणा करते वक्त प्लस का चिन्ह लगाया था, यहाँ चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखो, प्यारा सा छोटा सा, आपको ऐसे ही कोई रैंडम ऐसे दे दे, सारणिक दे दे, 3, 4, 2 और ऐसे 5 दे दे। अब इसका मान आपको निकालना। मान अभी क्या बोला था, सब ये इससे गुणा होना और ये इससे गुणा होना। तो जब गुणा होगा तो 3 गुणा होगा 5 से, चिन्ह किसका, माइनस का, और 2 गुणा होगा किससे, 4 से। एक ही बात है, 3 को 5 से करो या 5 को 3 से गुणा करो, उत्तर सेम आना। 4 को 2 से करो, 2 को 4 से करो, उत्तर सेम आना। गुणा करोगे तो ये 15, ये -8, इसका मतलब ये उत्तर कितना आया साहब, 7 आया। अरे बोलो मेरे लाल और लालियों, कोई समस्या है क्या 2x2 कोटि में? मुझे नहीं लगता 2x2 कोटि में किसी कोई समस्या होनी चाहिए। 2x2 कोटि का अगर आपको अवयव दे रखा है, उसका सारणी का मान निकालने का एक ही तरीका है, उनको तिरछा गुणा करो। क्या करो, तिरछा गुणा करो। हमेशा ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, और बीच में चिन्ह हमेशा किसका, माइनस का। किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह। अवयव में जब हमने गुणा किया तो वहां भी गुणा करते हुए प्लस लगाए थे। यहाँ गुणा इसको इससे किया, इसको इससे किया, माइनस। जैसे आपके सामने एक उदाहरण लिखा, 3, 4, 5 और 2 लिखा, इसका सारणिक निकालना। सीधा सारणिक पता लग रहा है, एग्जाम आता है 1 नंबर का सवाल कि मान ज्ञात करो, तो सारणी का मान निकालना। तो 5 को 3 से गुणा किया 15, 4 को 2 से गुणा किया 8, और हमेशा चिन्ह किसका, माइनस का। 15 में से 8 गया, कितना आ गया, 7 आ गया। बोलो मेरे लालो लालियों, कोई किसी को समस्या है क्या 2x2 कोटि के अवयव का सारणिक निकालने में? कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब एक और चीज बची है, वो है 3x3 कोटि का अवयव का सारणिक। ये बातें आपको ध्यान रखनी, कुछ बेसिक बातें ध्यान रखेंगे। हम 5 उदाहरण करेंगे और 8 टोटल सवाल करेंगे 4.1 के अंदर। अगर आपने वो सारे के सारे सवाल ढंग से समझ लिए और समझ ली, ये भाषा अपने आप आपको याद हो जाएगी। भाषा का ज़्यादा खेल है ही नहीं प्रश्नावली के अंदर। प्रश्नावली में बहुत कम खेल है, आपको बहुत कंसेप्ट शानदार तरीके से समझ में आएंगे जब आप क्वेश्चंस करेंगे। बात आगे समझ में? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। बातें मैंने आपके सामने लिख रखी, ये निकालने का तरीका, वज्र गुणा करना, ये आपके सामने। अब अगला एक हेडिंग और है, 3x3 का करते हैं, फिर हमारा जो इंट्रोडक्शन है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हम 4.1 के करेंगे। उसके बाद अगली क्लास में उदाहरण करेंगे। देखो आप एक बार इसको। अब देखो करते हैं 3x3 कोटि के सारणिक का मान निकालते हैं। ये बहुत शानदार आपके हेडिंग है जो आपको बहुत तरीके से बेहतरीन तरीके से समझनी है। ध्यान दें सर,
तीसरा जो पॉइंट हमारा रहने वाला है वो है 3 गुणा 3 कोटि के 3 गुणा 3 कोटि के अवयव का सारणिक, कोटि के अवयव का सारणिक। इस बात को आप ध्यान रखें, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इजी वे में चीजें आपके क्लियर हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। समझ ले सब। हम एक अवयव ए मान लेते हैं, ए बराबर, अब 3/3 कोटि का है तो 3 पंक्तियां होनी चाहिए। हम यहां लिखेंगे A11, A12 और A13, आगे A21, फिर A22 और A23, A31, A32 और A33, और ये है 3 गुणा 3। ध्यान दे सर, करना क्या है, आपको मान कैसे निकालना समझते जाना। ये आपकी पंक्ति 1 है, यानी रो 1, रो 2 और ये हो जाएगी रो 3। ये आपका कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3। आप किसी से मान निकालें, आप प्रसार करना आपको, आप R1 से प्रसार करें, R2 से करें। मैं एक बार काम करता हूं, मैं प्रसार करूंगा R1 से। किससे प्रसार करने वाला हूं? R1 से। हम लिखेंगे R1 से प्रसार करने पर, थोड़ा ध्यान दीजिए सर। R1 से अगर प्रसार करना है तो आप लिखेंगे मापांक ऑफ A बराबर, सारणी का मान आ जाएगा आपके पास यहां से। अगर आप प्रसार करेंगे, मैं R1 से कर रहा हूं, कैसे आएगा ध्यान दें। अगर R1 से कर रहे हैं तो पहले हम यहां लिखेंगे A11, लेकिन A11 के कोष्टक में लिखेंगे I की घात 1 + 1 लिखना पड़ेगा। ये शर्त है किताब में दे रखी है कि आपको घात लिखनी है, -1 की घात I + j लिखनी है। यहाँ I का मान 1 है और j का मान कितना है 1, ये आपको तीसरे चैप्टर में पता होना चाहिए। ठीक है सर। ऐसा करने के बाद यहाँ आएगा सारणिक, समझते जाना, फिर प्लस, फिर आएगा A12, मैं R1 के सापेक्ष जा रहा हूँ, R1 जाऊँगा A12, और A12 में -1 की घात आएगी 1 + 2, 1 + 2, फिर एक सारणिक आएगा, फिर प्लस, फिर आएगा A13 और -1 की घात आएगी 1 + 3, और फिर आएगा सारणी का मान। मुझे नहीं लगता कोई समस्या मेरे बच्चों को यहाँ होनी चाहिए। अब मान कैसे निकलेंगे थोड़ा ध्यान दें। मान निकालते वक्त आपको कुछ बातें ये ध्यान रखनी है कि हम R1 से प्रसार कर रहे हैं, तो पहले तो ये देखो A11 कौन सी पंक्ति में, तो आप कहेंगे सर पहली पंक्ति में, तो पहली पंक्ति को भूल जाएं और पहले स्तंभ को भूल जाएं। अब थोड़ा ध्यान दें, आप इनको अगर भूलेंगे ऐसे, सपोज दैट आप ऐसे भूल गए, तो पीछे क्या बचा, देखो यहाँ आएगा A22, A23, A32 और A33। इस बात को ध्यान रखना, मतलब ये चीज और ये चीज भूल जाओ, बाकी ये लाने। अगली में आओगे तो बीच वाले को भूल जाओ, ऊपर वाले को, ऊपर वाले भूल गए, देखो बीच में क्या बचा, यहाँ बचा देखो A21 बचा, और यहाँ बचा A23, यहाँ बचा A31 और यहाँ बचा है A33। जब आप इसमें आओगे तो पहली पंक्ति को तो वैसे भूल रहे हो इसमें, तो ये बचेगा A21, फिर आएगा A22, फिर आएगा A31 और A। कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी पंक्ति से, जिस भी स्तंभ से प्रसार करें, जिस पंक्ति में बैठे उस पंक्ति को भूलना, और जिस स्तंभ में जा रहे हैं, तो देखो पहली पंक्ति में थे और पहले स्तंभ में गए भूल गए, दूसरी बार जब दूसरी स्तंभ में गए पहली पंक्ति, मतलब पंक्ति को चेंज नहीं करना। अगर दूसरी पंक्ति में आ रहे हो दूसरी पंक्ति को भूलना, बाकी जो है बाकी सवालों के अंदर से आपको माध्यम से पता लग जाएगा। बना क्या आपके पास बना है मापांक ऑफ A बराबर, मापांक ऑफ A बराबर बनेगा, यहाँ देखो -1 की घात 1 + 1, -1 की घात 1 + 1, 2 बनेगी, 2 समेत ये प्लस का ही रहेगा, तो बाहर तो बनेगा A11 और अंदर बनेगा A22, A23, A32 और A33। अब देखो -1 की घात विषम है, तो माइनस आएगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और आगे आएगा A12, यानी कि ये बचेगा A21, A23, A31 और ये आएगा A33, प्लस -1 की घात 4 आएगी तो प्लस ही आएगा, प्लस को प्लस से गुणा करोगे तो A13 रहेगा, और ये बचेगा A21, A22, A31 और A32। और अब आपको बताया जाता है कोई दिक्कत है नहीं, जो भी मान होगा तो इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा,
इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा। अब आपको पता लग गया होगा R1 में चिन्ह कौन सा आएगा। देखो पहले प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। अरे बोलो मेरे शेर और शेर ने चिन्ह समझ में आए या नहीं है? मुझे नहीं लगता चिन्ह समझने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। क्या आप समझ लेंगे? तो अब आप बात ध्यान दें, चिन्ह का मतलब क्या होगा। चिन्ह आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जो भी सारणी का आएगा, आपको अगर मान निकालना है, किसी भी सारणी में आपको मान निकालना, चिन्ह क्या है। अगर आप R1 से प्रसार कर रहे हो तो हमेशा पहले प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। ये आपको चिन्ह ध्यान रखने। क्या ध्यान रखने साहब? चिन्ह ध्यान रखने। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। मतलब कि अगर सपोज दैट आप इसको मानो ये R1 है आपका, क्या है R1 है, और ये आपका क्या है R2 है, और ये है आपका R3, और ये है C1, ये है C2 और ये क्या है C3। अगर आप R1 से प्रसार करने जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं, पहले आपको चिन्ह प्लस का लगाना। देखो ये जैसा कि आपने प्लस लगाया है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ माइनस। ठीक है, चिन्ह कैसे ध्यान रखेंगे? चिन्ह अगर R1 से प्रसार कर रहे हो तो पहले प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस। मतलब अगर आप ये चिन्ह ध्यान रख लेंगे तो आपको इन चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिए। ये आपको याद नहीं करना, सीधा हम मान रखेंगे। क्यों? हर बार थोड़ी ये लिखेंगे, हमें तो जो उदाहरण आएगा वो संख्याओं के रूप में आएगा ना। तो हम R1 से प्रसार करेंगे तो पहले वाले में प्लस, फिर दूसरे वाले में माइनस, तीसरे वाले में प्लस। R2 से प्लस करेंगे, R2 से प्रसार करेंगे तो पहले वाले में माइनस, दूसरे वाले में प्लस और तीसरे वाले में माइनस। R3 से प्रसार करेंगे तो पहले वाले में प्लस, दूसरे वाले में माइनस और तीसरे वाले में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अगर C1 से प्रसार करना है तो पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। C2 से करना तो माइनस प्लस माइनस, और C3 से करना तो प्लस माइनस प्लस। अगर आप इन चिन्ह को थोड़ा सा याद कर लें, इन चीजों को क्या कर लें, याद कर लें, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। मतलब आपको ये बार बार ये -1 की घात प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 2 लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। और हम कहाँ से करेंगे इसको? हम करेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा जीरो होंगे। ये मैं उदाहरणों में जब करवाऊंगा तो आपके सारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। बेसिक सी बातें जो आपको ध्यान रखनी है, किसी भी 3x3 कोटि के अवयव को किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सापेक्ष 6 तरीके से प्रसार किया जा सकता है। 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, चौथा, 5वां और छठा। क्योंकि 3 पंक्तियां, 3 स्तंभ, 6 तरीके से प्रसार किया जा सकता है। आप किसी भी तरीके से प्रसार करें, आप किसी भी पंक्ति के सापेक्ष करें, आप किसी भी स्तंभ के सापेक्ष करें, उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। यदि मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल लेके आपको बताया, बाकी संख्याओं के रूप में एग्जाम्पल आएंगे तो उसको कैसे लिखेंगे वो है। और आपको ये बार बार इतना नहीं करना, ये तो होगा ही होगा। वैसे भी ये चिन्ह बार बार आपको नहीं सोचना है प्लस आएगा। जैसे देखो यहाँ प्लस था लेकिन इसको माइनस में बदला, तो हमें R1 का जब प्रसार करें तो पता लग गया प्लस माइनस प्लस। तो आपको सामने ये चीजें लिख दी गई है कि जब आप प्रसार करेंगे तो आपको चिन्ह कैसे याद रखना। मतलब पहली पंक्ति के सापेक्ष R1 से किया तो प्लस माइनस प्लस, दूसरी से करोगे तो माइनस प्लस माइनस, मतलब माइनस प्लस माइनस। तीसरी से करोगे तो प्लस माइनस प्लस। C1 से करोगे तो प्लस माइनस प्लस, C2 से करोगे तो माइनस प्लस माइनस, और C3 से करोगे तो प्लस माइनस प्लस। इस बात को ध्यान रखना, ये चिन्ह आपको लगाना है यहाँ पर। क्यों? A11 का कुछ ना कुछ मान होगा संख्याओं के रूप में, A12 का मान भी होगा, A13 का भी होगा। अब चिन्ह कौन सा लगाना वो आपके डिपेंड करेगा, आपके ऊपर, वो डिपेंड करेगा इस सारणिक के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि विभिन्न कोटियों के सारणी का मान निकालने में आपको दिक्कत है। इनका मान निकालना बहुत ईजी है। वज्र गुणा किया और माइनस का चिन्ह आएगा हर बार बीच में, ये बातें बता चुका हूँ। केवल वर्ग अवयव है और आपको 3x3 कोटि में सारणी में वहां से प्रसार करना जहां जीरो आपको दिखाई दे। एक आध भी जीरो आपको नजर आ रहा है, कैलकुलेशन कम हो जाए। क्योंकि सपोज यहाँ जीरो आ गया तो ये वैल्यू पूरी खत्म ही कर देगा। जीरो बाहर आती है, अंदर चाहे कुछ भी हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, आपका उत्तर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। उम्मीद है मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं रही होगी मेरे लाल और लालियों को। मिलते हैं कल की क्लास में नए वीडियो में, उदाहरण नंबर 1 से लेकर उदाहरण नंबर 5 तक का सॉल्यूशंस लेके। वहाँ चीज़ें आपके इनसे भी ज़्यादा और बेटर तरीके से समझ में आएगी आपको, क्योंकि एक्चुअल में रूल्स कैसे काम करेंगे वहाँ आपको पता लग जाए। फिर 4.1 करेंगे, फिर 4.2 वगैरह, जैसे जैसे करते जाएंगे सवालों में ज़्यादा कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में उदाहरण नंबर 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशंस। तब तक के लिए थैंक यू।